एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ येस मेंटोर। मैं पलक शर्मा आप सभी का येस मेंटोर के स्पेशल एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया रशिया इंटरनेशनल रिलेशंस। आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में 4 से 5 दिसंबर के बीच रशियन प्रेसिडेंट श्री व्लादिमीर पुतिन जी इंडिया के दौरे पर आए थे। इस दौरे का कारण क्या था, इसके परिणाम क्या रहे, अभी तक इंडिया और रशिया के हिस्टोरिकली रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुए हैं और फ्यूचर में इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर अरुणोदय वाजपेयी सर। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के एक एक्सपर्ट हैं, साथ ही आगरा कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं। वेलकम टू द एपिसोड सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू। तो सर, अभी व्लादिमीर सर आए हैं, इंडिया विजिट किए हैं, तो सबसे पहले हम उसी से बात शुरू करते हैं कि इस पूरे दौरे के परिणाम क्या रहे हैं, क्या मुख्य आउटकम्स इस दौरे के रहे हैं? देखिए, ये जो व्लादिमीर पुतिन आए इंडिया, ये इस तरह की प्रक्रिया हमने वर्ष 2000 से शुरू कर रखी है, जो हर साल एनुअल समिट होती है। एक बार इंडिया में होती है, दूसरी बार वहाँ होती है। 2024 में जो 22वीं समिट थी वो मॉस्को में हुई थी, मोदी जी गए थे वहाँ पर। और ये जो 23वीं समिट है ये इंडिया में हुई है और वो यहाँ पर आए हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब जहाँ तक इसकी बात की आपने कि इसके आउटकम क्या हैं, तो इसमें मैं बता दूं कि जो निचोड़ है इसका वो ये है कि इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये दौरा हुआ है, उस समय पश्चिमी देशों में विशेषकर अमेरिका द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया से कहा जा रहा है कि आप रसा से तेल मत खरीदें। तो विश्व में जो अनिश्चितता, राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता का दौर चल रहा है, उस दौर में पॉलिटिकल मैसेजिंग इंडिया ने ये दी है कि हमारे और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं और हम अपनी सामरिक स्वायत्तता की नीति पर कायम हैं और हम किसी बाहरी देश के दबाव में नहीं आएंगे। जहाँ तक कॉन्क्रीट आउटकम की बात है, तो इस बजट का मेन फोकस, हालांकि इन्होंने बात तो हर चीज़ पे की है, साइंस टेक्नोलॉजी पे, डिफेंस पर, लेकिन वो पहले के चलते हुए प्रोग्राम है। मेन फोकस इसका था आर्थिक। आपको पता है कि आर्थिक फोकस ये था कि भारत और रूस का जो टोटल व्यापार है इस समय वो है 68 बिलियन। ये एक्चुअली सडनली बढ़ा है, क्योंकि 2020 में ये केवल 10 बिलियन था। क्योंकि 23 और 24 में इंडिया ने बहुत सारा ऑयल वहाँ से खरीदा। एक समय ये था कि हमने अपनी आवश्यकता का 40% ऑयल हम रसा से खरीदते थे, तो उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बढ़ गया और हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। हमारा एक्सपोर्ट केवल जो है 5 बिलियन है इस 68 में, यानी कि हम 63 बिलियन हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं रसन चीज़ें इंक्लूडिंग ऑयल, और हम उन्हें 5 बिलियन का देते हैं, तो डेफिसिट हो गया करीब 58 बिलियन का। तो इस डेफिसिट को कम करने के लिए दोनों परेशान हैं। और जो इसमें एक दिक्कत भी आ रही है कि रूबल जो ट्रेड की थी कि लोकल करेंसी में करेंगे, अब उनके पास भारत का रुपया बहुत इकट्ठा हो गया है, लेकिन वो भारत से कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं। तो अब जो है इस बार जो एक मैं माइलस्टोन एग्रीमेंट कहूँगा इस फील्ड में, वो ये हुआ कि लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट किया गया है। उसके अंतर्गत भारत के जो स्किल्ड लेबर है, ये सेमी स्किल्ड लेबर है। अमेरिका में चूँकि वार चल रहा है तो वहाँ मानव शक्ति की कमी है, तो वो रसा जा सकते हैं और रसा जाने के बाद उनको नौकरी वहाँ मिलेगी और इससे भारत की आय बढ़ेगी। तो एक तो ये काम हुआ है। दूसरा एक पैथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट है कि इंडिया तेल के अलावा रसा से फर्टिलाइज़र मंगाता है जी। तो फर्टिलाइज़र में हमने ये तय किया है दोनों देशों ने मिलकर इसी यात्रा में कि दोनों देशों की कंपनियां अब जॉइंट वेंचर लगाएंगी इंडिया में, मॉस्को में। तो उससे क्या है कि अगर इंडिया में लगेंगे तो वो हमारा उतना हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो गैप है, जो ट्रेड का डेफिसिट, वो कम हो जाएगा। बकाया जो अन्य मामले थे, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें वही चीज़ पुरानी की गई है और इंडिया ने कोई नया जो है डिफेंस एग्रीमेंट नहीं साइन किया है। बस यही बात है कि जो पुराने हम
डिफेंस लिए हैं, डिफेंस सिस्टम वहाँ से, उनके स्पेयर पार्ट का वहाँ से आने का एग्रीमेंट हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ इकोनॉमिक था। इसमें एक जुड़ी हुई बात और है जो हालांकि पहले हो चुकी थी कि क्योंकि अगस्त में हमारे विदेश मंत्री गए थे वहाँ पर, तो इन्होंने तय किया था कि जो $68 बिलियन का ट्रेड है वो हम बढ़ा के $100 बिलियन करेंगे। तो ये टारगेट पहले से तय था, इस बजट में भी दोहराया गया 2030 तक। हाँ, 2030 तक। और उसके लिए वो तमाम तरह की सुविधाएं की, लॉजिस्टिक की सुविधा, पोर्ट में क्लियरेंस जल्दी हो जाए, डिजिटलाइजेशन हो जाए, ऐसी चीज़ें की गई हैं उसमें। एक और बात है कि जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, एक बॉडी जो जिसमें रसा, आर्मेनिया, बेलारस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 देश हैं। इसके साथ हमारा एक प्राइमरी एग्रीमेंट हुआ है, बिना रसा के नहीं हो सकता ये, कि हम इनके साथ FTA करेंगे, क्योंकि जो हम अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं। तो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA की नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं और उसका एग्रीमेंट भी अगस्त में हुआ था, उसको एंडोर्स किया गया है इस बार। तो कुल मिला के इसका ज़्यादा फोकस नए जहाँ तक बात है वो इकोनॉमिक रिलेशंस पर था, और जो बकाया चीज़ें हैं, डिफेंस है, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस है, उसमें पुरानी बातों को दोहराया गया है। जी सर। तो मुख्यतः इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर इस बार बात की गई है। सर, अगला सवाल मेरा थोड़ा हिस्टोरिकल हमारी इवोल्यूशन से रिलेटेड होगा। इस बार भी जो जॉइंट एग्रीमेंट, जॉइंट हमारा डॉक्यूमेंट आया है, स्टेटमेंट आया है, उसमें उस पे इंडिया और रशिया के रिलेशंस को एक टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप कहा गया है। साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी रशिया को एक पोल स्टार की तरह बोला है, वो एनालॉजी दी है। तो इसका मतलब क्या है और इसका सिंबॉलिक कैसे है ये, मतलब क्या इसका ये एक्चुअली क्या है कि जो रसा है, इसका पहले नाम सोवियत यूनियन था। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोल्ड वार को माइलस्टोन माना जाता है। हम ऐसे पढ़ते हैं, भारत रशिया संबंध कोल्ड वार के पहले, कोल्ड वार में, कोल्ड वार के बाद। तो ये रसा ऐसा कंट्री है कि इंडिया के इसके साथ संबंध कोल्ड वार के समय भी थे और कोल्ड वार के बाद भी जारी हैं। अब जैसे कोल्ड वार में मेन बात टाइम टेस्टेड क्यों कहा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे संबंध रिलायबल रहे हैं, ट्रस्टवर्दी रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट पे आधारित रहे हैं। क्या हुआ था कि 71 का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 71 में जब भारत और पाकिस्तान का वार होना था, तो अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट इंडियन ओशन में भारत को धमकाने के लिए भेज दिया था। तो इंडिया ने रसा के साथ उस समय 71 में एग्रीमेंट किया था, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। और उस ट्रीटी में ये बात थी कि यदि भारत और सोवियत यूनियन किसी के ऊपर किसी तीसरे देश का आक्रमण होता है, तो दोनों मिलकर बातचीत करेंगे, उस आक्रमण को विफल करने के लिए वो आवश्यक उपाय अपनाएंगे। तो उस ट्रीटी को हमने पहले दस्तखत कर लिया, वार बाद में हुआ। तो जब इसने 7th फ्लीट भेजी, तो रसा ने अपनी नावल फ्लीट भेज दी अंडमान निकोबार आइलैंड में ईस्ट की तरफ से। उससे अमेरिका को ये डर लग गया कि अब ये वार भारत और पाकिस्तान से ज़्यादा हो जाएगा रसा और अमेरिका के बीच में, इसलिए उसने अपना हटा लिया और वो हमारे ऊपर जो दबाव था। तो ये एक बड़ी घटना थी और ये ट्रीटी 25 ईयर की थी, आगे भी चलती रही। हमने भी जो रसा की हमने आलोचना नहीं की, अभी यूक्रेन वार में भी नहीं की, अफगानिस्तान में 79 में रसा की सेनाएं आई, वहाँ भी नहीं किया। तो ये एक पॉलिटिकल था। दूसरा क्या था, टाइम टेस्टेड डिफेंस का। आपको मैं बता दूं कि वंस अपॉन अ टाइम, इवन ड्यूरिंग कोल्ड वार, रसा यूज्ड टू सप्लाई 75% ऑफ इंडियाज डिफेंस नीड्स। इट वाज 49% इवन इन 2020। जो नए सिस्टम है हमारे पास, जो हमारे मेजर आर्म सिस्टम है, S-400, हाँ, इस मिग 21 में शुरू से बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल टाइम टेस्टेड तो होगा। मिग 21, मिग 29, T-90 टैंक, देन हमारे पास जो INS विक्रमादित्य है, ब्रह्मोस मिसाइल है, सुखोई है, देन ऑफ कोर्स यू राइटली सेड S-400 है। ये एडवांस वेपन है। इनमें अंतर क्या है, ये चीज़ें हम और कहीं से भी ले सकते हैं। रसा हमको सिस्टम देता है और उसकी टेक्नोलॉजी भी देता है, तो जिससे हम लोग को प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो बहुत, ये ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, मिग 29 का इंडिया में हो रहा है। तो ये एक हमारे लिए मुफीद होता है
कि हमें टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाता है और अल्टीमेटली हम सेल्फ रिलायंट गेन कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस पृष्ठभूमि में उन्होंने ये बात कही। दूसरा, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो लोगों ने सोचा था कि भारत रसिया के संबंध अब कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2000 में ही दोनों देशों ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होगी। और एक चीज़ और तय की गई कि जो मैं समिट की बात कर रहा था, इंडिया ने केवल 6 देशों के साथ इस तरह एनुअल समिट की बात की है और रसिया उनमें से एक है। 6 देश और कौन है? 5, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। उनमें है एक आसियान और दूसरा है ईयू। तो ये 2000 में उन्होंने तय किया कि हम हर साल मिलेंगे क्योंकि हम एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसके बाद 2010 में क्या हुआ, इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हमने एलिवेट किया फर्दर और घोषणा कर दी हमने कि स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो आज चल रही है, आज जो बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं न्यूज़पेपर में, वो है इंडिया रसिया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसकी नींव 2010 में रखी गई। इसके बाद भी हम लोग शांत नहीं बैठे, हालांकि हमारा व्यापार ज़्यादा नहीं था, लेकिन 2021 में जो एक नई मैकेनिज्म शुरू किया 2+2, आपने सुना होगा कि इसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों मिलके एक साथ बैठ के बात करते हैं। ऐसी व्यवस्था भी इंडिया की केवल एंड केवल क्वाड देशों के साथ थी। रसिया इज द जस्ट फर्स्ट कंट्री आउटसाइड क्वाड जहाँ हमने व्यवस्था की है। तो हमारा जो हाई लेवल एक्सचेंज रहा है, ट्रस्ट वर्दी रिलेशन रहे हैं, तो मोदी ने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा, इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि टाइम टेस्टेड, यानी हम लोग एक दूसरे को आजमाए हुए हैं और पोल स्टार आजमाए हुए हैं, तो हम एक दूसरे के साथ टिके रहेंगे। हम किसी तीसरे देश के प्रभाव में आकर अपने संबंध कम नहीं करें जैसा दबाव इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। जी सर। तो सर आपने डिफेंस के ऊपर अच्छे से बात करी और इकोनॉमिक आपने इस बार के दौरे के आउटकम बता दिए। एक बार अगर आप समराइज कर दें कि मोटी-मोटी कौन सी डायमेंशंस में हम रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, तो एक तो इस इकोनॉमी का मैंने बताया ही, हमारे उनके जो संबंध जो है ना ट्रेड के ज़्यादा नहीं थे, 10 बिलियन था मैंने बताया। अब आप उसकी तुलना करो कि 120 बिलियन है हमारा अमेरिका के साथ, नहीं था। ये बढ़ा है 2 सालों में, क्योंकि हमने ऑयल खरीदा तो ऑयल की वजह से वो बढ़ गया। सो इकोनॉमिक रिलेशंस ज़्यादा जो हमारे थे डिफेंस और स्ट्रेटजिक रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस, वो भी मैंने थोड़ा प्रकाश डाला। लेकिन 2-3 चीज़ें और मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट है इन 2 के अलावा। इन 2 को तो काउंट करना ही है, मीन्स डिफेंस स्ट्रेटजिक रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशन। इसके अलावा मैं आपको तो स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी आपको बता दूं कि वर्तमान में रूस केवल एकमात्र ऐसा देश है जो भारत में अपने न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेट कर रहा है। आपने नाम सुना होगा कूडनकुलम। कूडनकुलम में 6000 मेगावाट के 6 वो रिएक्टर लगा रहा है। 3 लग चुके हैं, 3 अभी लगने हैं। इस बार भी बात हुई थी, लेकिन चूंकि पहले से चला रहा था, नई बात नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भाई हमारे भारत सरकार ने ये 2025-26 के बजट में ये कहा है कि हमें 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी लाना है। तो उसमें रसिया का बड़ा योगदान है। अभी दूसरे देश के लोग आनाकानी कर रहे हैं कि अरे भारत में लायबिलिटी लॉ ठीक नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन रसिया ने इन बातों को नहीं माना। रसिया ने उन सब प्रतिबंधों के बावजूद यहाँ लगाया और वो ऑपरेट कर रहे हैं। और ये एक बड़ी बात है। और फ्यूचर में भी जैसे मॉड्यूलर रिएक्टर की हम बात कर रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर, वो उसमें आपको पता है कि रसिया इज द ओनली लीडिंग कंट्री इन दिस टेक्नोलॉजी। इवन अमेरिका, चाइना में भी उतने लेवल पे नहीं है क्योंकि वो अपने शिप में रखे हुए मॉड्यूलर रिएक्टर, शिप ऑपरेट हो रहे हैं, छोटी छोटी जगह पे रखे, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी है। सो इन फ्यूचर आई थिंक दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल। स्पेस में आपको हमारा जो पहला स्पेस सैटेलाइट था ना आर्यभट्ट, वो 75 में रसिया से ही छोड़ा गया था। हमारा जो पहला स्पेस यात्री था राकेश शर्मा जो थे, वो 1984 में रसिया से ही वो गए थे स्पेस। और जो अभी गगनयान है ना, इसका जो प्रशिक्षण चल रहा है इसके क्रू मेंबर का, उसका वो भी यही दे रहे हैं। सो स्पेस में हमारे लिए पर्याप्त बैकग्राउंड भी है वो करने की। और एक दूसरे में मतलब वहाँ की जो संस्था है रसकॉस्मोस और उसके इसरो के बीच में इस बार भी एग्रीमेंट हुआ है गगनयान को लेकर। वो चल रहा है, गगनयान में उनका पूरा हेल्प है।
एक और चीज़ जो ध्यान देने योग्य बात है, वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और एक प्रोजेक्ट जो मोदी जी गए थे 2019 में फार ईस्ट, जो साइबेरियन रीजन है। ये साइबेरियन रीजन में क्या है कि वहाँ से व्लादिवोस्टॉक एक जगह है, हाँ जी, तो व्लादिवोस्टॉक और चेन्नई के बीच हमारा एक कॉरिडोर चल रहा है, ईस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर। जी, उससे हमें रसा से तेल लाते हैं हम उससे, और हमारा व्यापार भी वहाँ से होता है। अगर जो तेल मान लो साइबेरिया में होता है तो हम मिडिल ईस्ट से जाके थोड़ी जाएंगे, वहाँ से ही ले आएंगे उसको। तो ये इसको एक प्रोजेक्ट है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो दोनों सहमत हैं कि इसको बढ़ाएंगे। दूसरा एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें हमारे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे दूसरे प्रोजेक्ट उससे जुड़ अलाइन कर सकते हैं। वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। वो मॉस्को को मुंबई से जोड़ता है, और अगर वो हमने सफल कर लिया तो हमें पता 2 बहुत बड़े लाभ होंगे। एक तो हम चाबहार को यूज कर लेंगे, ईरान में हम चाबहार बना रहे हैं, तो चाबहार तक तो उसी को यूज करेंगे, चाबहार से आगे हमें डेवलपमेंट करना है। वहीं से क्या है कि ईरान से हम सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉरिडोर जो है अजरबैजान और कैस्पियन से जाएगा और सेंट्रल एशिया में हम डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में सेंट्रल एशिया के साथ हमारी लैंड कनेक्टिविटी नहीं है। हालांकि तालिबान से हम संबंध बना के हो सकता है कर लें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान बीच में है तो लैंड कनेक्टिविटी कैसे होगी? तो चाबहार से होनी थी, तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गए। सो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, और इसके लिए तो कुल मिला के मैं समराइज करूँ अगर, तो इकोनॉमिक रिलेशंस, डिफेंस और पॉलिटिकल टाइज, जिसको हम स्ट्रेटजिक रिलेशन भी कहते हैं, इसके बाद कनेक्टिविटी, और जो स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी, दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। और ऑयल का भी स्रोत है तो एनर्जी में हम उसको काउंट कर सकते हैं। दीज आर द मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्परेरी इंडो रसा रिलेशंस। जी सर। सर आपने INSTC और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर की बात करी, तो इसका ये भी कहते हैं कि अब जो नदर्न रूट बनेगा वहाँ तक इंडिया का एक्सेस बढ़ जाएगा। That you can also talk about that. You are right. तो सर मैं उसी से क्लाइमेट चेंज की तरफ आना चाहूंगी कि क्योंकि ग्लोबल डिप्लोमेसी में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो क्या इंडिया और रशिया वहाँ भी कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं? और साथ ही मेरा दूसरा सवाल ये है कि जितने भी हमारे रीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, वहाँ वो क्या रोल प्ले करते हैं इंडिया और रशिया के कोऑपरेशन के बीच? जो आपने इसकी बताई क्लाइमेट चेंज की, डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज की जो नेगोशिएशंस हैं वो क्राइसिस में है। उसका कारण है कि अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है वहाँ से। विड्रॉ यूँ कर लिया कि ट्रम्प विश्वास ही नहीं करते हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई प्रॉब्लम है। ये दूसरी बार अब जब विड्रॉ कर लिया तो रसा और चाइना और इंडिया दे आर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स। तो रसा और मैं आपको बता दूं जो टाइम टेस्टेड वाली बात थी कि रसा और चाइना एक साथ मेंबर है किसके, ब्रिक्स के, SCO के, G20 के, UN के। तो सभी ये तीन को मैं आउटलाइन करूंगा अलग से। इन तीनों में क्लाइमेट चेंज की जो बात है उसमें तो सहयोग है ही, जो आपने बात की क्लाइमेट चेंज में की जरूरत भी है कि साथ आए, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट है जैसी बातें जिसमें मैं कहूँगा कोऑपरेट करते हैं। 2 थिंग्स, मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मल्टीलेटरलिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली क्या था कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था, जिसमें UN है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, गार्ड था, उसी की जगह WTO आ गया। दिस इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे अब IMF का डायरेक्टर जो है यूरोप से होगा, वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर अमेरिका से, चेयरमैन अमेरिका से होगा। सो UN में सिक्योरिटी काउंसिल में वही 5 लोग मेंबर हैं। अभी इतना बदलाव हो गया तो 75 साल से कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये मल्टीलेटरलिज्म की यानी कुछ लोगों की ना चले। ग्लोबल ऑर्डर शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी, इट शुड बी इंक्लूसिव एंड इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव एंड डेमोक्रेटिक। तो ब्रिक्स में भी यही बात की जाती है, SCO में यही बात की जाती है। अगर आप उनके जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे तो ये बात जरूर वहाँ पे होगी ग्लोबल गवर्नेंस की।
तो इसमें हम साथ कर रहे हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म किया जाए, मल्टीलेटरलिज्म को लाया जाए, और जो क्लाइमेट चेंज है और दूसरे जैसे आतंकवाद का मुद्दा है, अमेरिका रसा हरदम इंडिया के साथ रहा है, और इस बार भी दोनों ने पहलगाम का जिक्र करके आलोचना की है कि आतंकवाद में, क्योंकि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो जितने इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं और उनमें हमारी स्ट्रेटजिक जो विजन है वो एक जैसा है। जैसे कि इंडिया दावेदारी कर रहा है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। रसा हैज ओपनली सपोर्टेड इंडिया लॉन्ग बैक, दे हैव बीन कीप ऑन सपोर्टिंग इंडिया की इंडिया को मिलना चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, तो हरदम वो सपोर्ट करते हैं। दूसरा, इंडिया भी रेसिप्रोकेट करता है, दिस इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक। अभी यूक्रेन का वार जो चल रहा है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में कई प्रस्ताव लाए, यूएन जनरल असेंबली में कई प्रस्ताव लाए और रसा को अग्रेसर घोषित किया, लेकिन हर एक प्रस्ताव में इंडिया बायकॉट कर गया है। इंडिया ने कहा है कि नो, ये जो है ये हम इनको एग्रेसर करके हम समाधान थोड़ी कर लेंगे। हम समाधान होना है हमारा नेगोशिएशन से, जो रियल चैलेंजेस हैं उनको डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करना है। अगर हम एक को एग्रेसर कर देंगे तो वो फिर वो और रिजिड हो जाएगा। तो इंडिया ने भी रसा को आज तक यूक्रेन वार में एग्रेसर नहीं कहा है। इसके पहले अफगानिस्तान में रूस की सेनाएं थी, हंगरी में 56 थी, चेकोस्लोवाकिया में 68 में थी। इंडिया डिड नॉट क्रिटिसाइज। सो ये इंटरनेशनल विजन दोनों का एक जैसा है, तो इन सारे मंचों पे हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने रशिया यूक्रेन वॉर की बात करी, तो उस पर स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एग्जैक्टली इंडिया का स्टैंस क्या है? देखिए, ये जो यूक्रेन वार है, इंडिया को आपको पता है कि वी आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, उसी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कहते हैं, कि हम सब के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। अब यूक्रेन वार होने से इंडिया की चुनौती क्या बढ़ गई? इंडिया की चुनौती ये बढ़ गई कि दूसरा जो गुट है, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, वो नाटो, वो लोग रसा के अगेंस्ट आर्म सप्लाई कर रहे हैं, रसा के सैंक्शन लगा रहे हैं, और इनके साथ भी हमारे संबंध है, हमारे रसा के साथ संबंध है। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में है कि ये वार जितनी जल्दी खत्म हो, ताकि हम बैलेंस टाई बना सकें। और अगर नहीं खत्म होगा, तनाव बढ़ता रहेगा, तो इंडिया के ऊपर दबाव पड़ता रहेगा। अब अमेरिका चाहता है कि रसा से हम संबंध न रखें, यूरोपियन यूनियन चाहता है कि हम लोग संबंध न रखें। हालांकि रसा ने ऐसी उम्मीद हमसे नहीं जताई, लेकिन इंडिया की प्रॉब्लम तो बढ़ रही है इससे। तो इंडिया ने इसको, आपको पता है कि 2024 में मोदी जी गए थे, यूक्रेन भी गए थे, पहले जुलाई में गए थे रसा, और फिर अगस्त में गए थे यूक्रेन। तो उन्होंने टटोलने की कोशिश की थी कि हम मध्यस्थता करके सॉल्व कर लें, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाए कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं यूक्रेन और उनके स्टैंड में, इसलिए वो नहीं कर पाए। तो मध्यस्थता नहीं हम लोग कर पाए। हालांकि मोदी जी ने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, शांति का समय है, कई बार ये बात कही है। अब क्या है कि जो स्पेसिफिक दृष्टिकोण, तो इंडिया चाहता है कि इसका पॉलिटिकल समाधान हो, साइड लेने से काम नहीं चलेगा। अगर हम वो लोग नाटो का समर्थन करते रहे, चाइना इनका करता रहेगा, तो समाधान कहाँ से होगा? सो इंडिया इज आई वुड से कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लोबल स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ पोलराइजेशन, जहाँ पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इंडिया जितना बड़ा कंट्री किसी के साथ शामिल नहीं, तो यही एक अपनी बड़ी बात है। सो इंडिया पीसफुली इसका समाधान करना चाहता है कि जब भी वो समाधान हो, साइड लेने से नहीं होगा। सर, एक और सवाल मेरे अपने मन में था कि क्योंकि आपका जो यूरोप है, यूएसए है, वो रशिया के अगेंस्ट है, कई सारे सैंक्शंस लाता है, तो क्या हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि रशिया की छवि शायद थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, या रशिया शायद थोड़ा थोड़ा अकेला हो सकता है, आइसोलेट हो सकता है? क्या ये सच है? और दूसरा, क्या इसका कुछ इम्प्लीकेशन, रसा का फ्यूचर इम्प्लीकेशन? जी सर, देखिए, जो रसा के आइसोलेशन का प्रयास कर रहे हैं नाटो, और ये अब जैसे इंडिया के ऊपर ही लगाया इन्होंने 25% टैरिफ लगाया कि आप अगर मतलब 25 तो नॉर्मल है ही, 25 और लगा दिया पेनाल्टी पे कि आप वहाँ से तेल खरीदेंगे। तो ये रसा को आइसोलेट करने की, तो इसके अलावा अमेरिका में एक और लॉ है जो सेकेंडरी सैंक्शन लगाता है, कैटसा, CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज
थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये 2017 में ट्रंप जी ने ही पास किया था। वो क्या है कि अगर इंडिया ने कोई हथियार खरीदे, मान लो कोई आर्म सिस्टम हमने खरीदा, S-400 जो हम रसा से ले रहे हैं उसको एग्जेम्पशन कर दिया है, तो वो आइसोलेट करने का प्रयास कर रहे हैं पूरा, बट रसा इज नॉट आइसोलेटेड। रसा के साथ इंडिया ने साफ कर दिया कि हम संबंध हमारे पोल स्टार आपने ही बताया था, तो कहाँ आइसोलेट हुआ, इंडिया बड़ा कंट्री है। दूसरा बड़ा कंट्री है चाइना, जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड है उनका। देन इसके अलावा ब्रिक्स के कंट्रीज हैं सारे, जो बड़े कंट्री हैं, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है। सो इवन जिस तरह से भड़बड़ाहट मचा रहे हैं यूरोप के देश सैंक्शन लगा के मनमानी करके, उससे यूरोप आइसोलेट हो रहा है इस मामले में बजाय रसा के। मेरा तो ये मानना है। जो आपका दूसरा सवाल है फ्यूचर इम्प्लीकेशन, ये थोड़ा सा इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। फ्यूचर इम्प्लीकेशन पे हम तभी समझ सकते हैं जब हम ये सोचें कि फ्यूचर में इंडिया के लिए क्या है मिलने वाला। तो फ्यूचर में क्या है कि हमारी इस समय 3 जगह से ट्रेड नेगोशिएशन चल रही हैं। पहली बात तो अमेरिका को लें हम, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, तो उसको वो दबाव डाल रहा है कि वहाँ से कोई संबंध मत रखो। तो एक उनके साथ हमारी ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह से ये मैसेजिंग गई है, भाई अल्टीमेटली बात तेल की नहीं है, बात ये है कि रूस से दूर रहो। लेकिन ये जो मैसेज गया है कि मोदी जी उनको एम्ब्रेस कर रहे हैं, एयरपोर्ट में लेने गए आउट ऑफ वे जाके, और पोल स्टार बताया, तो इससे अमेरिका क्या सोचेगा कि मेरा प्रयास सफल नहीं हो रहा इंडिया के ऊपर। तो एक इम्प्लीकेशन ये है कि ट्रेड नेगोशिएशन जो अमेरिका के साथ होने जा रहे हैं, हम थोड़े और स्ट्रांग हो जाएंगे। नहीं, वहाँ हम वीक हो जाएंगे। वो ज़्यादा शर्त लगा देगा, वहाँ हमें ये होगा। हालांकि इंडिया ने इससे बचने की कोशिश की है कि कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किया, कोई नई चीज़ लेने की बात नहीं की, कोई बहुत बड़ा व्यापारिक एग्रीमेंट नहीं किया। लेकिन जो मैसेज दिया है कि हम रसा के साथ हैं, हमारी दोस्ती परमानेंट है और हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है। हम किसी, भाई जयशंकर जी ने एक बड़ी बात कह दी 5 तारीख को कि हम ये, हमारे कोई देश हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम किसके साथ दोस्ती रखें। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? आप किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात कर रहे हैं ना। और उनका डेलीगेशन 10 तारीख को आ रहा है ट्रेड की बात करने। एक तो ये इम्प्लीकेशन है कि इस पे फर्क पड़ सकता है। दूसरा क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने के साथ भी हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, ये 2008 से कर रहे हैं बात। अभी 17 साल हो गए, आज तक समझौता नहीं हो पाया। उसमें 2-3 बातें अड़ंगे, एक तो ये अड़ंगे की बात आ गई जो कॉमन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है कि अगर हमारी वस्तुओं में के प्रोडक्शन में कार्बन ज़्यादा होगा तो अलग से टैक्स देना पड़ेगा यूरोप में बेचने के लिए। 1 जनवरी 26 से आ रहा है वो। एक ये, दूसरा मोबिलिटी पे जो ये कह रहे हैं कि हम हाईली स्किल्ड आदमी लेंगे। इंडिया कह रहा है कि भाई हर तरह के आदमी जाएगा जब आप हमारा एग्रीमेंट होगा, तो वो नहीं हो पाया। अब उन्होंने तीसरी बात जोड़ दी है, क्या था कि अभी बातें इस तरह से निकल के आ जाए। जापान एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी 10 से 16 सितंबर 2025 को रूस ने। अब रूस ने क्या किया कि वो एक्सरसाइज वो हर साल नहीं करता, लेकिन जब भी करता है बड़े स्तर पे करता है। तो कई अपने मित्र देश बुलाए उसने, नॉर्थ कोरिया भी गए, चाइना भी गए, इंडिया भी पहुंच गया। उसने क्या किया, आधी एक्सरसाइज तो मॉस्को में की, आधी एक्सरसाइज यूक्रेन के ऊपर बेलोरसा है वहां कर डाली। अब यूरोपियन यूनियन उसको थ्रेट मान रहा है कि ये हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं इस तरह। तो उन्होंने कहा कि भाई रूस के साथ जो भारत के सैनिक संबंध है, जापान का उदाहरण दिया उन्होंने, वो तो हमारे दोनों के संबंधों में बाधक हो, और उनकी भी ट्रेड नेगोशिएशन होना है। और आपको बता दूं मैं, जो यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन है, क्या नाम है, उर्सुला वन डर लेयन, वो हमारी चीफ गेस्ट है 26 जनवरी को। अब वो आ रही हैं, और ये जबकि वो चेतावनी दे चुकी हैं कि आपके ज़्यादा क्लोज संबंध है। तो दूसरा नेगोशिएशन पे कैसे यूरोप के देश लेते हैं, इसको फर्क डाल सकता है। इन्हीं के साथ चलने वाला एक और देश है कनाडा। कनाडा के साथ भी हम, आपको पता है कि 23 में कनाडा और भारत के संबंध खराब हो गए थे। तो उसका कारण था कि उस समय दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे और निज्जर वहाँ एक आतंकवादी थे, उनकी हत्या का आरोप कि इंडिया के गवर्नमेंट शामिल है। खैर हम लोगों ने संबंध खराब कर लिए, रात दूत वापस आ गए। जो ये मार्क कार्नी आए हैं नए
प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा नहीं हम संबंध बनाएंगे। जो पहले नेगोशिएशन रुक गई थी अब शुरू किया है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव दृष्टिकोण अपनाते हैं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, तो कनाडा के लिए भी फ्री ट्रेड में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसके इम्प्लीकेशंस तो हैं कि ये इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि आप अगर चाह रहे हो कि हम रसा से संबंध खत्म, तो ये संभव नहीं है। अब वो लोग इस चीज़ से एडजस्ट करते हैं, ट्रम्प की नहीं, यूरोपियन यूनियन की नहीं, ये टाइम बताएगा। और मैं समझता हूँ जून तक ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सर आपने बहुत अच्छा समझाया। एक शॉर्ट में अगर आप हमें बता सकें कि अब फ्यूचर में इंडिया का क्या रहने वाला है, किन चीज़ों को हम अपनी प्रायोरिटी बनाने वाले हैं, अपने संबंधों को कैसे बैलेंस करने वाले हैं, एक तरफ यूरोप और यूएसए और दूसरी तरफ रशिया। देखिए इंडिया, ये मैं आपको बता दूं, किसी भी कंडीशन में खुल के एक के साथ नहीं जाएगा। जी। ये तभी हो सकता है जब इंडिया को एग्जिस्टेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट हो, जैसे कि 71 में हुई थी। और वैसी थ्रेट आने वाले नहीं है, क्योंकि जो इंडिया 71 का है वो 2025 का नहीं है। वी आर कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवरसेल्फ। तो वो तो मैं मानता हूँ कि हम स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी पे चलेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे। और जिस बैलेंस में जो बैलेंस करता है उसको एक चीज करनी पड़ती है, तो इंडिया भी करेगा वो। वी विल नॉट रिएक्ट मच। जिसे अमेरिका के बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी जो एडवाइजर्स हैं, मोदी को कह दिया कि वो यूक्रेन का वार मोदी का वार है, इंडिया इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। हम लोग विल नॉट रिएक्ट, बट वी विल ट्राई टू मेंटेन आवर बैलेंस। और इसमें एक जो नई दिशा निकल सकती है इस बैलेंस के बीच में, वो है इंडिया का ग्लोबल साउथ की तरफ झुकाव। सो ग्लोबल साउथ को का झुकाव कई कारणों से हो रहा है। उसका कारण है कि ब्रिक्स का भी नेचर बदल गया है। ब्रिक्स जो है, जब 2006 में बना था, जो क्या नाम है उनका, जिन्होंने वो आइडिया दिया था, जिम ओनील, उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज का संगठन है। तो उसमें 4 ही देश थे, बड़ी मुश्किल से 5वें अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को। अब अचानक ब्रिक में जो शामिल हुए हैं 5 देश, तो ब्रिक में अब इमर्जिंग इकोनॉमी कहाँ है? ईरान है, इजिप्ट है, इथियोपिया है। यू कांट काउंट देम लाइक इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। सो अभी 10 लोग लाइन में लगे हैं बनने के लिए। सो उसमें ग्लोबल साउथ डोमिनेट कर रहा है। और इंडिया ऑलरेडी ग्लोबल साउथ, जैसे साउथ अफ्रीका को G20 में मेंबरशिप दिलाना, सो ग्लोबल साउथ को लेके इंडिया चलेगा और इसको हाईलाइट करेगा और इनमें बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है निकट भविष्य में हम खुल के किसी के साथ नहीं जाएंगे। इसमें सबसे जो सिल्वर लाइनिंग है कि रसा ने कभी भी इंडिया के ऊपर ये कोई शर्त नहीं रखी कि आप अमेरिका से क्यों ये चीज खरीद रहे हो या अमेरिका क्यों साथ है। तो हम एटलीस्ट उस तरफ से निश्चिंत हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी ये है कि इसको जीरो सम गेम बोलते हैं। इफ यू आर नॉट विद मी, यू आर अगेंस्ट मी, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इंडिया ने कई बार करके दिखाया है कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, तो जरूरी थोड़ा मैं उसका विरोधी हूं। सो इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी चलेगा और बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की स्थिति में वो झुक सकता है किसी तरफ, लेकिन ऐसी स्थिति मुझे लग नहीं रही। दूसरा, ग्लोबल साउथ को वो करेगा, दूसरे लोग देशों के साथ नए संबंध बना सकता है, जैसे अभी यूरेशियन कंट्रीज की बात हो रही है या और अफ्रीका के देश हो सकते हैं। तो हम ग्लोबल साउथ के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे, मेरा ये मानना है। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये पॉडकास्ट ज़्यादातर एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे जिन्हें यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स देने हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे कि इस पूरे टॉपिक में किन किन डायमेंशंस पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना है और क्या क्या चीज़ें अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान एक तो जैसे ये इसमें हिसाब से ध्यान देना ये है कि बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया 71 की टीटी हुई और जो टाइम टेस्टेड, हाउ टू यू प्रूव कि जो हमने डिफेंस की पार्टनरशिप है, जो फ्रेंडशिप की टीटी है, वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। दूसरा ये कि जो ये अभी जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, जो तो इसमें इकोनॉमी पे मैंने जोर डाला। ट्रेड डेफिसिट एक इशू है, हमने इकोनॉमिक रिलेशंस को कैसे मेंटेन करके रखा है। दूसरा एक इशू इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम जो आपने क्वेश्चन पूछा कैसे हम बैलेंस कर रहे हैं। और चौथा डायमेंशन है जो आपका क्वेश्चन था, इम्प्लीकेशंस, challenges कि how it is going to affect India's relation with other countries. So these are some of the points, dimensions students can take care of. थैंक यू वेरी मच सर। आई होप बच्चों को भी समझ में आया होगा और मेरा खुद का भी पर्सपेक्टिव काफ़ी ब्रॉड हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।